हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में केमिकल किनेटिक्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकाला था और उनके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स जो उसके ऊपर बेस थे वो कैलकुलेट करने शुरू करे थे। तो जैसे कि हमने एक न्यूमेरिकल कल के वीडियो में जो निकाला था वो ये था कि जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाता है तो वो 10 इंटू हाफ लाइफ के इक्वल होता है। ये हमने कल कैलकुलेट करा था, ठीक है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने कैलकुलेट किया था जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस हैं वो हमने फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर के लिए ही पढ़ना है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर के सिर्फ एक्सप्रेशन जो थे मैंने आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए थे। तो आज हम अगला न्यूमेरिकल जो है, सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं सो फar एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ कंसर्न्ड। तो पहला आज की वीडियो का जो पहला न्यूमेरिकल है इसमें कहा गया है कि रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है 60 पर सेकेंड है। तो कल आपको बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि जो के रेट कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उसके यूनिट्स पर टाइम होते हैं। तो ये उन्होंने के की वैल्यू दे दी 60 पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये उन्होंने खुद ही बता दिया। तो उन्होंने कहा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 ऑफ वैल्यू। तो कितना टाइम लगेगा कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1/16 टाइम रिड्यूस हो जाए। लाइक अगर वो 16 मोल पर लीटर थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो 1 मोल पर लीटर सिर्फ रह जाए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 1/16 टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो क्या था या क्या आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। हमने t निकालना है, k हमें गिवन है तो t को हम इस तरफ ले जाते हैं, k को 2.303 के नीचे ले आते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a अपॉन 16, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 16 टाइम रिड्यूस करना है, ठीक है। तो a और a तो कट जाएंगे, 16 जो है ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू हमें गिवन है 60 पर सेकेंड, वो इसमें पुट कर देंगे, लॉग 16 हो गया, a और a कट गया, ठीक है। तो उसके बाद आप कटिंग कीजिएगा तो पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा। तो इसको सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, तो आपका आंसर जो है 4.62 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी हमने करने हैं, मतलब अगले 2-3 दिन हम न्यूमेरिकल्स ही करते जाएंगे। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल्स जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमने टाइम को कैलकुलेट किया और आगे भी हम इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलीज हैं। फॉर्मूला जो है एक है कि कितना सब्सटेंस आपके पास बच जाता है पर्टिकुलर हाफ लाइफ्स के बाद, यानी n हाफ लाइफ्स के बाद। तो इसका फॉर्मूला है a0 अपॉन 2 की पावर n, यानी कि उसने कहा कि आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की a0 है, तो कितनी हाफ लाइफ्स के बाद, यानी कि 1 हाफ लाइफ के बाद या 2 हाफ लाइफ के बाद या 10 हाफ लाइफ के बाद a0 जो है वो कितना आपके पास बच जाएगा। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल जो है वो हम आगे चल के कर सकते हैं, पर MCQ में ये न्यूमेरिकल बहुत आया हुआ है। सो फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। n हाफ लाइफ मतलब 1 हाफ लाइफ हो सकता है, 2 हाफ लाइफ हो सकता है, 3 हाफ लाइफ हो सकता है, लाइक दैट।
तो सपोज़ कीजिए इसको मैंने ए बी सी पार्ट में कन्वर्ट करा। सपोज़ कीजिए अगर आपके पास न्यूमेरिकल में है व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ, तो आप लिखेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 की पावर n। तो 1 हाफ लाइफ है तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 2 की पावर आपने कितनी पुट करनी है, 2 की पावर आपने 1 पुट कर देनी है, 2 की पावर 1 पुट कर दी तो ये 2 ही रह गया। तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट हो जाएगा। हाँ, आप इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ए नॉट की जितनी भी वैल्यू न्यूमेरिकल में दी होगी उसको इससे 2 की पावर n से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये आगे चल के मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। बी पार्ट में है कि अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें कहा गया है व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ और ए नॉट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, तो आप करेंगे ए नॉट 2 की पावर n, जो कि यहाँ पे 2 हाफ लाइव्स लिखा है। तो 2 हाफ लाइव्स का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2। ठीक है, तो ए नॉट को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स। ऐसे ही 3 हाफ लाइफ्स होगा, जब 3 हाफ लाइफ्स होगा तो n की वैल्यू आपने कितनी पुट करनी है 3, यानी कि जब आप 2 की पावर n लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख देना। इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये एक सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, पर ये मैंने इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो ये जो मैंने फॉर्मूली आपको करवाई है इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो रीड करती है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट, यानी हाफ लाइफ उसने 60 मिनट बता दी। व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स, एक तो हाफ लाइफ बता दी और एक उसने टोटल टाइम भी बता दिया कि 240 मिनट के बाद आपके पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बचेगी वो कितनी बचेगी। इसका मतलब हमें हाफ लाइफ्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हाफ लाइफ्स यहाँ पे दी नहीं हुई कि 1 हाफ लाइफ के बाद आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है 2 के बाद या 3 के बाद या 4 के बाद। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला जो मैंने कैलकुलेट करा है या मैंने बनाया है अपनी तरफ से, टोटल टाइम जो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर देना, एक हाफ लाइफ जो आपको गिवन होगी। तो टोटल टाइम 240 मिनट्स है, क्योंकि उसने कहा है कि रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 240 मिनट के बाद कितनी बचती है। तो टोटल टाइम 240 हो गया, 240 हो गया और हाफ लाइफ जो है वो 60 हो गई। तो n जो है इसकी कटिंग करेंगे 240 को 60 से तो 4 आ गया, n की वैल्यू 4 आ गया। तो आप मुझे बताइए कि n की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ गई। अब जब आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपके पास 4 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, तो आप 4 की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि हमें नहीं गिवन अपॉन 2 की पावर n। तो 2 की पावर n 4 रेज करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को। 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाता है। तो ये 1/16 इंटू ए नॉट हो गया, यानी ए नॉट अपॉन 16 है। तो 1 को 16 से डिवाइड कीजिए, ये 0.0625 आ जाएगा और साथ में ए नॉट है। तो इसका मतलब हमारे पास
रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होके 0.0625 रह गई। अब कितने परसेंट रह गई उसके लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25%। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रिएक्टेंट की जितनी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 4 हाफ लाइफ के बाद वो रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी, 6.25% में रिड्यूस हो जाएगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव में भी और सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो आपने देखिए कितना सिंपल भी है, ये तो है नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। बस ये है कि इस न्यूमेरिकल में उन्होंने हाफ लाइफ्स कितनी हैं एन की वैल्यू नहीं बताई थी, वो मैंने आपको कैलकुलेट करनी सिखा दी कि टोटल टाइम को आप एक हाफ लाइफ तो बताई हुई है उसने 60, तो टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो हैं वो आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। ये आपको क्लियर है बच्चा? मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक ही पेज पे ये छोटा सा न्यूमेरिकल किया हुआ है जो कि बुक में या बुक्स में 2 लाइंस में ही वो फिनिश कर देते हैं। तो आई एम 100% श्योर कि ये आपको समझ लग गया होगा। तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की एवरेज लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की एवरेज लाइफ जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। ऐसा है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो ना पूरी तरह से 100% कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं और वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन उनकी डिफ़िकल्ट होती है। तो उनकी जो हैं हम पीछे वाला फार्मूला हमने जो अप्लाई किया था तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में हम वो फार्मूला नहीं अप्लाई करते, रादर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि हम इनकी एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं। एवरेज लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए होती है, ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे और मॉडर्न फिज़िक्स आपका जो सब्जेक्ट आएगा मोस्ट प्रॉब्ली जब भी आपके कॉम्पिटेंट टीचर आपको करवाएंगे तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ नहीं निकालते, उनकी एवरेज लाइफ निकालते हैं जिसको टो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है। सो एवरेज लाइफ की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एवरेज लाइफ इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो ये जो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करते हैं, इसलिए इसमें फॉर्मूला जो है वो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, या हाफ लाइफ जो इनकी होती है वो आपको पता है कितनी होती है, K फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसके इक्वल होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ के इक्वल होता है। ये इमीडिएटली जो कल वाली वीडियो थी, यानी जो मैंने कल लेक्चर पढ़ाया था इससे पहले, उसमें मैंने ये प्रूफ करके बताया था कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है या रेट कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट K जो है या रेट कांस्टेंट K फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन टी हाफ के इक्वल होता है। तो टी हाफ को बच्चा ऊपर ले जाइए, अपॉन 0.693 हो गया, यानी कि आप 1 को 0.693 से डिवाइड करेंगे 1.44 आ गया, साथ में टी हाफ है। तो इसका मतलब जब भी आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की
एवरेज लाइफ को कैलकुलेट करना है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.44 इनटू हाफ लाइफ। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप पॉज कीजिए, आप इसको रिवाइंड कीजिए, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है इसको दोबारा से सुन लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। तो आई एम वेरी श्योर कि आपने रिवाइंड करके इसको पीछे से सुना होगा। अब हमने आगे क्या कर पढ़ना है कि रेट कांस्टेंट हम ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से ड्राइव करके आए हैं। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमने वैसी एक्सप्रेशन दे दिया है कि अगर कोई बच्चा जेई मेंस और एडवांस करना चाहता है तो उसके लिए ये यूज़फुल होगा। तो बाकी जिन्होंने सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हैं उनको रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो है ज़ीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आगे हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। सबसे पहले एक रिएक्शन ले लीजिए जिसमें रिएक्टेंट का नाम ए है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। रेट इज इक्वल टू के, ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ज़ीरो ऑर्डर है तो पावर क्या रेज कर दी ज़ीरो। तो इसको हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से ड्राइव किया था। के इज इक्वल टू, आप परसों वाला वीडियो देखिए, के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए ड्राइव करा था। तो जो चीज़ ड्राइव हो चुकी है अब उसमें कुछ खास बात करने वाली नहीं रह जाती। बस ये है कि ये एक टेबल में बना के आपको दे दिया गया है। तो टेबल में बना के देने से ये बेनिफिट हो गया कि आप इकट्ठे सब के की वैल्यू आप देख सकते हो। आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सपोज कीजिए रिएक्टेंट का नाम ए है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आपने 1 रेज कर देना है। तो इसका एक्सप्रेशन हमने क्या ड्राइव किया था, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ तक हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से ड्राइव कर चुके हैं। नो अज्यूम के थर्ड केस में हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जहाँ पे 2a प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है r इज इक्वल टू के, ए की पावर 2 रेज की है, जिससे ये पता चलता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही तरह के हैं। अगर एक ही तरह के रिएक्टेंट हैं और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं ए और बी और फिर भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उनके के का जो एक्सप्रेशन होगा दोनों का डिफरेंट होगा। समझ गए? ये और ये दोनों ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं। ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो एक ही काइंड का है यानी ए, और रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर को 2 रेज किया है और इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से इंटीग्रेशन करके डिफरेंशियल फॉर्म की इंटीग्रेशन करके जो एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का निकला है दैट इज के इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/a की मोलर कॉन्सेंट्रेशन माइनस 1/ इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ठीक है, इनिशियली जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, ये था जब रिएक्टेंट एक ही तरह का होता है। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट हमारे पास जो हैं दोनों डिफरेंट हैं, एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ये था रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर को 2 रेज कर दिया। यहाँ पे है रेट इज इक्वल टू के, ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज नहीं की मतलब 1 है, ठीक है, नहीं रेज की तो मतलब 1 है, बी की नहीं रेज की तो मतलब 1 है, 1 + 1 क्या हो गया 2, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है।
ठीक है। तो इसका जो के है वो इंटायरली डिफरेंट होगा जो कि सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे दिया था जब रिएक्टेंट एक ही तरह के होते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। हाँ, आपको डिफरेंशिएट का मतलब ये नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट का मतलब कि आपको डिस्टिंक्ट करना है, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों रेट कांस्टेंट जो हैं वो डिफरेंट एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन के बाद प्रूफ देते हैं, करके देते हैं। यानी इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करोगे तो के ये निकलेगा, और ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसके इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जो रेट कांस्टेंट के है वो निकलेगा 2.303 अपॉन टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लॉग initial concentration of B into concentration of molar concentration of A after time t divided by initial concentration यानी कि molar concentration of reactant A multiply by molar concentration of B after time t। तो दोनों के में कितना डिफरेंस है, पर मैं ये डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि ये जो हैं वो उन्हीं बच्चों ने करने हैं जिन्होंने क्या करना है, मेंस और एडवांस्ड करना है। जिन्होंने मेंस और एडवांस्ड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ही करना है, उनको ये दो फॉर्मूलीज वो छोड़ सकते हैं। वो ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर वाला जो रेट कांस्टेंट के है उसके एक्सप्रेशन जो है वो लर्न कर सकते हैं। कोई इतनी ब्लंटली नहीं कहता जितनी ब्लंटली मैंने आपको बोल दिया है, लेकिन हर बच्चे का अपना अपना कैलिबर होता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहता है तो उसको ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के डेफिनेटली लर्न करना है, और वो ड्राइव भी करना है, और वो मैंने आपको ड्राइव भी करके दिया। लेकिन अगर कोई मेंस और एडवांस्ड का कैंडिडेट है, यानी कि आप में से बहुत से होंगे ऑफ कोर्स, और आई विश कि आप सारे दें, तो अब वो सेकंड ऑर्डर के लिए के का जो रेट एक्सप्रेशन है वो दोनों केसेस में डिफरेंट आ रहा है। हालांकि दोनों एक्सप्रेशन जो हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के हैं, ये अच्छे से लर्न करने हैं, इनको ड्राइव नहीं करना आपने। तो बेटा आपने रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए देख लिए। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में कहा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डायमर इन ए सेकेंड ऑर्डर डायमराइजेशन रिएक्शन इज 9.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, यूनिट से पता चल गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्शन का गिवन है 9.5 इंटू 10⁻⁻5, और डायमर बन रहा है। डायमर का मतलब कि दो मॉलिक्यूल आपस में किसी बॉन्डिंग के थ्रू ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे मैंने सॉल्यूशन के चैप्टर्स में आपको सॉल्यूशन के चैप्टर में बताया था कि एसिटिक एसिड वाटर में तो मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब इसे बेंजीन में डालते हैं तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और एक डायमर मॉलिक्यूल यानी कि डबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर मास भी डबल हो जाता है। तो इसमें आपने रेट कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अज्यूम कर लीजिए कि रिएक्टेंट का नाम ए है और इसका डायमर बन रहा है। तो डायमर के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी बन रहा है, अगर डायमर बन रहा है तो ब्रैकेट के बाहर 2 डाल दीजिए, अगर ट्राइमर लिखा होता तो 3 डाल देते हैं। तो ये हमने 2 लिख दिया, तो ए का डायमर बन गया, पर इसको रिएक्टेंट के साथ बैलेंस तो करना ही है। तो यहाँ पे अगर ए 2 है तो रिएक्टेंट की साइड पे भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख के इसे बैलेंस कर देंगे। तो उसने कहा कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसने इस न्यूमेरिकल में कहा कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये लिखा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जब आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर को 2 रेज कर देंगे कि ये ए है और 2 रेज कर दिया। 2 रेज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी स्टिचोमेट्री 2 है,
टू रेज इसलिए किया है क्योंकि उसने कहा कि ये कौन सा रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमने 2 लिख दिया। शुरू में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें हम क्या करते थे, क्या लिखते होते थे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो जो डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट होते थे उसके आगे नेगेटिव साइन लगाते थे और जो अपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट होता था उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाते थे। तो डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट में ए हमारा डिसअपेयर हो रहा है dA/dt और इसकी स्टिचोमेट्री के साथ इसको डिवाइड करते होते थे तो ये 1/2 लिख दिया, यानी dA को 2 से डिवाइड कर दिया। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि डाइमर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या कर रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रही है और रेट ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है, 9.5 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमने लिख दिया 9.5 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के। ठीक है, और ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें 0.01 मोल पर लीटर दी है, 0.01 मोल पर लीटर दी है और इसकी पावर 2 है क्योंकि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यू पुट करी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻2 बनता है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो के आपने निकालना है, 10⁻⁴ को इसके नीचे ले जाइए, यूनिट्स भी इसके ये वाले जो हैं इसके नीचे ले जाइए। तो यूनिट्स के जो यूनिट्स कटते हैं वो काट दीजिए। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट थे मोल पर लीटर पर सेकेंड और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए की जो थी उसके यूनिट तो मोल पर लीटर थे पर स्क्वायर भी था, तो ये मोल स्क्वायर हो गया और ये पर स्क्वायर लीटर हो गया। ठीक है, तो अब आप यूनिट्स को काट सकते हैं, ये मोल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर मोल बन जाएगा। ये पर स्क्वायर लीटर जो है ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, उसमें से -1 कर देंगे तो ये लीटर 1 आ गया। ठीक है, यानी कि लीटर पॉजिटिव हो गया और पर सेकंड तो है ही है, तो के आपका निकल गया। ठीक है, और आप चेक भी कीजिएगा कि जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो यूज़ करके जब आप इसके यूनिट निकालेंगे वो पर मोल लीटर पर सेकेंड ही होंगे। तो आप चेक करना पेज नंबर 28 पे, ठीक है, वहाँ पे मैंने के का जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके यूनिट्स निकालने सिखाए हुए हैं। ठीक है, कल भी मैंने बड़े सारे पेजेस आगे पीछे करके वो आपको दिखाया था, तो आज मैं आपको फिर से वो बता रहा हूँ। अब जो मैं न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्टेटमेंट देख के मत घबराना। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस स्टेटमेंट देख के मत परेशान होना। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट 2 हैं, 2A B के साथ रिएक्ट करके C और D दे रहा है। ये डाटा हमें गिवन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लैब में किया गया, 2, 3, 4 केमिस्ट ने किया। तो उसने A की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 0.1 मोल ली, B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ली और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D यानी कि प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन ये निकला। ऐसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में डाटा गिवन है, 3 में गिवन है, 4 में गिवन है। तो उसने कहा कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट निकालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए का भी निकालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी का भी निकालो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालो। यानी ए और बी का जब निकल आएगा तो नेचुरली आप ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ए और बी के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकल आएगा और रेट कांस्टेंट के जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये आर रेट है एक्सपेरिमेंट 1, EXP डॉट एक्सपेरिमेंट 1। इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D 6 × 10⁻³ है इज इक्वल टू
के, ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कोई यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं दिया हुआ, ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अल्फ़ा, क्योंकि ये तो हमने निकालना है, और बी की एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है बीटा। इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आ जाइए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है 7.2 इंटू 10⁻² है, और ए की मोलर इजिकल टू के, ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है अल्फ़ा, और बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऐसे ही थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए लिख लेना। थर्ड के लिए ये वैल्यूज़ पुट कर लेनी, फोर्थ के लिए ये वैल्यू पुट कर लेनी, और रेट की वैल्यू ये पुट कर लेनी है आपने। तो आपने इसमें से अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 में बीटा जिसको रेज किया गया है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, और फोर्थ में भी 0.1 बीटा है, और अल्फ़ा की वैल्यू इनकी डिफरेंट है इक्वेशन 1 और 4 की। मतलब आप कोई दो ऐसी इक्वेशन चूज़ कर लीजिए जिनका या तो अल्फ़ा एग्जैक्टली मैच करता है या बीटा मैच करता है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 0.1, 0.3, 0.3, 0.4 यानी अल्फ़ा किसी से नहीं मैच करता। लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में बीटा और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में बीटा मैच करता है। तो आप इक्वेशन 1 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को 4 की इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रेट ऑफ फॉर्मेशन 6 इंटू 10⁻³ है, पुट कर दिया। फोर्थ का 2.4 इंटू 10⁻⁴ है, डिवाइड कर दिया, इजिकल टू के। इक्वेशन 1 का के क्या है 0.1 अल्फ़ा इंटू 0.1 बीटा, और इक्वेशन 4 का क्या है के 0.4 अल्फ़ा 0.1 बीटा। ये तो कट जाएगा आपका, बीटा और बीटा तो कट जाएगा, 0.1 0.1 कट जाएगा, और 6 इंटू 10⁻³ को 2.4 इंटू 10⁻² से डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा, इजिकल टू के और के भी कट जाएगा। 0.1 अल्फ़ा है, 0.4 भी अल्फ़ा है, यानी ये भी 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, कॉमन अल्फ़ा ले लिया। तो अब ये भी 1/4 है, यहाँ से आया, और दिस इज़ इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा। जब ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन है तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब अल्फ़ा 1 आ गया यानी कि आपने अल्फ़ा की वैल्यू तो निकाल ही ली, यानी कि ए की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कितनी आ गई 1। कैसे आई? आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को 4 से डिवाइड किया। हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कौन सी एक्सपेरिमेंट को किससे डिवाइड करना है? जोन सी वैल्यू कॉमन है उनको डिवाइड कर दीजिए। अब 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उनका ए वाला वैल्यू मैच करता है, यानी अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी जैसे यहाँ से निकली थी। तो अगले पेज पे हम बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो बीटा ऐसे ही जैसे हमने अल्फ़ा निकालना है तो बीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन फिर क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, क्योंकि ए के ऊपर हमने क्या लिखा था अल्फ़ा, ठीक है। ए के ऊपर हमने क्या लिखा था, देखिए रेट इज इक्वल टू के ए अल्फ़ा बी बीटा। तो अल्फ़ा हमारा कितना निकला हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। बीटा हमारा निकला 0.5 शायद या 2 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो बीटा हमारा 2 निकला है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 + 2 इज इक्वल टू 3। सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया।
यहाँ तक क्लियर है। अब रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट निकालना बहुत आसान है। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2, क्योंकि पहले हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं थी, अब ये 1 और 2 आ गया। तो आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट है, चारों में से फर्स्ट चूज़ कर लीजिए, या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डाटा देखिए, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी जो है 6 × 10⁻³ दिया हुआ है, इज इक्वल टू के। और आप जब डाटा देखेंगे, ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, ये हमने खुद से निकाला है, और बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 0.1 है, ये बीटा हमने 2 खुद निकाला है। ठीक है, यहाँ से के निकाल लीजिए। 6 मोल पर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मिनट आपका आ जाएगा। तो क्या अगर हम ये जो के निकालना है सिर्फ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं? नहीं, आप सेकंड से निकालिए, थर्ड से निकालिए या फोर्थ से निकालिए, सब में आंसर जो है 6 ही आएगा। अगर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, और ये प्रूफ हो गया मैथमेटिकली ऑल्सो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है चारों के चारों एक्सपेरिमेंट्स में। आई एम वेरी श्योर कि मैंने जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे। ठीक है बच्चा, सो शैल वी कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना करते हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं, आप खूब एंजॉय करेंगे। तो मेरी तरफ से ये अब इतना ही आज के लिए, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल। न्यूमेरिकल साथ साथ करते जाइए, और आपको जो रेफरेंस बुक सजेस्ट करी हुई है उस रेफरेंस बुक की हेल्प से आप इन न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।